अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट डे मैंने अपना पार्ट 1 जो था क्वेश्चन आंसर वाला यहीं पे किया था एंड। तो अभी जो है मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और जो है आपके क्वेश्चन जो है वो सारे क्लियर हो जाएं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग वीडियो ना वॉच करनी पड़े, आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैंने उसका दूसरा पार्ट बना दिया। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जो कमेंट है, कमेंट रीड करने चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आई हैव अ क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी गाइड किया था कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एचएस के पास नहीं करना होता, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें होता है चाइनीज़ एलिमेंट्री और चाइनीज़ कॉम्प्रिहेंसिव, उसके अलावा कॉम्पिटेंस कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आपको मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसके अलावा सेफ्टी मैनेजमेंट सिखाई जाती है आपको सारी, कि आपने किस तरह से रहना है और कैसे रूल्स को फॉलो करना है। और 2 सब्जेक्ट जो थे हमारे मेडिकल के थे, एक कैलकुलस और एक मेडिकल केमिस्ट्री। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं वहाँ पे एचएस के फर्स्ट ईयर में क्लियर करना होता है, वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास जो अगला कमेंट है उसमें मुझे पूछा है किसी ने कि यहाँ पर सिंगल रूम या फिर स्टूडियो रूम नहीं है नियर हुबेई यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, तो जब आप लोग चाइना में आते हैं स्टडी के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, जब आप बैचलर करते हैं, बैचलर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, आपको जॉब भी नहीं अलाउ होती है और बाकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती, रेस्ट्रिक्शंस। तो आप लोग यहाँ पे आके जो है वो सेपरेट स्टूडियो रूम या बाहर फ्लैट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही डॉर्मिटरी दी जाती है और उसके अंदर ही रूम के अंदर आपने रहना होता है। एक रूम दिया जाता है और एक रूम 3 शेयरिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, या 4 शेयरिंग होता है। इससे ज़्यादा जो है वो लोग नहीं होते एक रूम में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, चाइनीज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं एक कमरे में, 10-10, 12-12। लेकिन जो इंटरनेशनल है उनको थोड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इसलिए उनके रूम में 3 या 4 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो आप लोग बाहर जो है वो नहीं रह सकते, आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर रहना होता है ऑन कैंपस। आप लोग ऑफ कैंपस जो है वो नहीं रह सकते। अच्छा जी, तो मेरे पास अगला कमेंट है, आप ही प्लीज़ फीस बता दें कितनी है पर सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आप चाइना में आते हैं उसकी तो फीस ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपकी फ़ीस सेमेस्टर वाइज नहीं होती है, ईयरली होती है। लाइक आपने एक ईयर की फ़ीस सबमिट करानी होती है, आपके हॉस्टल ड्यूज़ भी उसके साथ ऐड होते हैं। फर्स्ट ईयर जब आप आते हैं तो उसके अंदर आपका सारा कुछ इंक्लूड होता है, फीस भी होता है, डॉर्मेट्री चार्जेस भी होते हैं 1 ईयर के, आपका वीज़ा भी होता है, रेजिडेंस परमिट होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उसकी जो फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जब आपकी सेकेंड ईयर की फ़ी होती है उसमें आपने ये सारी चीज़ें खुद करानी होती हैं, रेजिडेंस परमिट, मेडिकल इंश्योरेंस और ये सारा कुछ मेडिकल वगैरह। तो आपने सिर्फ जो है वो फ़ी जमा करानी होती है यूनिवर्सिटी को और डॉर्मेट्री चार्जेस देने होते हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इस ईयर जो है वो 20,000 RMB जो है वो अपनी ट्यूशन फ़ी पे की और 4,000 जो है वो मैंने अपना डॉर्मेट्री चार्जेस पे किए। बाकी हर यूनिवर्सिटी की फ़ी डिफरेंट होती है, किसी की 25 भी हो सकती है, किसी की 20 से कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो है वो 24,000 RMB जो है वो सेकेंड ईयर के पे किए हैं। अच्छा जी, तो अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है स्कॉलरशिप के रिलेटेड। क्या आप स्कॉलरशिप पे जा रही हैं? नहीं, मैं स्कॉलरशिप पे नहीं जा रही हूँ, बल्कि कोई भी जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप पे नहीं जाता है। जो स्कॉलरशिप के बगैर एमबीबीएस है उसकी स्कॉलरशिप स्टार्ट में नहीं लगती है। आपको जो है फर्स्ट ईयर में फुल बजट में ही जाना पड़ता है, आपको सारा कुछ पे करना पड़ता है, फिर आप आते हैं। सेकेंड ईयर में आपके चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप के, वो भी आपकी एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर। आपका सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स लिए हैं। आपके पर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि आप किन किन एक्टिविटीज़ में जो है आपने परफॉर्म किया है। यहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा स्टडी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी आपको परफॉर्म करना होता है। जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा आपके क्लास एटिकेट्स देखे जाते हैं। आपने क्लास एटिकेट्स में सबसे पहले आपकी अटेंडेंस आती है। आपने स्कॉलरशिप के लिए, अगर आपने चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले, तो सबसे तो आप पहले तो आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है ताकि आप अपने 60% से ज़्यादा जो है वो मार्क्स ले सकें। उसके बाद जो दूसरी बात है, आपने अपना जो है क्लास एटिकेट्स पे फोकस करना है। क्लास एटिकेट्स में आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस आपने अपनी पूरी रखनी है, छुट्टी नहीं करनी है बेफजूल। अगर लेट सपोज आपको कोई इमरजेंसी हो गई है तो आप लोगों ने फिर जो है वो लीव ले सकते हैं, उसके अलावा आप लोग जो है वो छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जब आप छुट्टी करते हैं आप लोगों के पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, इवन दैट जो आपके पहले काउंट हुए होते हैं वो भी कट जाते हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप आपको जो है वो सेकेंड ईयर से ही मिलती है, फर्स्ट ईयर से पॉसिबल नहीं है, आपको फुल पे करके
नहीं आना पड़ता है। सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं और उसका ये प्रोसेस है कि आपको फ़ी जो है वो एवरी ईयर सबमिट करानी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको फ़ी सबमिट कराने से पहले आपकी स्कॉलरशिप लग जाए। फ़ी सबमिट हुई होती है, उसके बाद जो है वो आपको पैसे दिए जाते हैं आपकी स्कॉलरशिप के जो होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फुली फंडेड कर देती हैं, कुछ जो है वो फुली फंडेड नहीं होती हैं, हाफ दे देती हैं, लेकिन वो हाफ भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा हो जाता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिले आप लोग वही सेव करके अगले ईयर वही जो है उनकी फ़ी सबमिट करा दें, क्योंकि एवरी ईयर आपको फ़ी सबमिट करानी ही पड़ती है, बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा जी, तो जो अगला कमेंट है वो थोड़ा फ़नी भी है। मुझे पूछा गया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आई वांट टू स्टडी इन चाइना एंड आई एम इन 10th क्लास and my interest is in electrical engineering, so can you please guide me and tell me much about chances of selection for fully funded scholarship। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी आप 10th क्लास में और आप अभी से अपने माइंड को इतना ज़्यादा वो डिप्रेस कर रही हैं ये सोच सोच के कि आगे क्या होगा। तो कर रही हैं या कर रहे हैं, आई डोंट नो लड़का है कि लड़की, तो आप अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। अभी आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, अच्छे मार्क्स लें और उसके बाद जो है प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, आगे एफएससी में उसमें भी अच्छे मार्क्स लें। उसके बाद जो है वो आप चाइना आने के बारे में जो है वो सोचें। और मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में कि कैसे स्कॉलरशिप लगती है और क्या प्रोसेस है, फुली फंडेड लगती है या हाफ लगती है, क्योंकि मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो है वो MBBS की नॉलेज है। अगर फिर भी आपने इंजीनियरिंग के कोई एडमिशन लेना हो तो आप मुझसे DM कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं आपको कंसल्टेंट जो है वो रेफ़र कर दूंगी। अच्छा जी, तो अगला कमेंट है मेरे पास, MD कैट देना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी के लिए तो उन्होंने ज़रूरी करार दे दिया है। पहले जो था 2024 तक ज़रूरी नहीं था। जो अब्रॉड MBBS करने के लिए आते थे उनके लिए MD कैट देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब जो है उन लोगों ने रिक्वायरमेंट कर दी है कि अगर कोई MBBS करने के लिए अब्रॉड भी जा रहा है तो अगर वो MBBS कर रहा है तो उसने MD कैट दे के जाना है, उसके बगैर वो नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर उसने MD कैट नहीं दिया होगा तो वो वापस पाकिस्तान आके NLE नहीं दे सकता है, जो कि नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम है पाकिस्तान का। तो जब आप NLE नहीं देंगे तो फिर आप लोग जो है पाकिस्तान के अंदर ना प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही आप अपना कोई क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। MD कैट जो है वो चाइना में किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि MD कैट जो है वो एक PMDC का टेस्ट है। बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपसे MD कैट जो है वो नहीं मांगते हैं चाइना के अंदर। अच्छा जी, तो अगला कॉमेंट है मेरे पास, उसने बोला हुआ है, आई रियली लव योर व्लॉग्स सिस्टर, आपका फूड का खर्चा कितना होता है पर मंथ, रफ कैलकुलेशन बता सकती हैं क्या आप? तो दूसरा कमेंट भी फूड से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक ही जो है वो एक कमेंट का जवाब दे दूंगी, क्योंकि दोनों कमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो पहले तो थैंक यू कि आप व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद जो है फूड का खर्चा जब आप चाइना में आते हैं आपके हॉस्टल के ड्यूज भी पे होते हैं, यूनिवर्सिटी का भी जो ट्यूशन फी है वो पे होती है। उसके अलावा आपका यहाँ पे खर्चा रह जाता है सिर्फ और सिर्फ खाने का, या उसके अलावा कोई आपकी कोई ज़रूरियात हो तो वो होता है। तो उसके लिए 1000 RMB या 1200 इनफ है, जो कि पाकिस्तानी हार्डली जो है 40 to 50,000 बनते हैं। तो इतने में जो है वो आपका फूड का हो जाता है अगर आप सही से खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ज़्यादा पैसों का खाना खा रहे हैं तो फिर उसके लिए तो फिर आपके लिए एक मंथ का 2000 RMB चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 80,000 बनता है, 80,000, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 50,000 में इजीली जो है वो गुजारा हो जाता है आपका। अच्छा जी, तो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रही हूँ चाइना में, प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कर दें। PhD और मास्टर्स जो है इन लेवल पे आपकी स्कॉलरशिप जो है वो लग सकती है, और कंसल्टेंट के थ्रू भी अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन आपकी जो है वो फुली फंडेड ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप लग जाती है और साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो अगर आपने PhD के लिए एडमिशन लेना है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकती हैं, मैं आपको कंसल्टेंट को रेफ़र कर दूंगी, तो आप मज़ीद डिटेल्स उनसे ले सकती हैं। अच्छा जी, तो अगला कमेंट मेरे पास आया है, प्लीज़ गिव मी स्कूल अकाउंट नंबर, आई डोंट वांट टू पे थ्रू एजेंट्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो है वो डायरेक्टली फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, आपको एजेंट्स के थ्रू ही करनी पड़ती है, और स्कूल अकाउंट नंबर हमें खुद भी नहीं पता होता है। इवन दैट हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की फ़ी जो सबमिट करानी होती है, हम लोग को एक QR कोड दिया जाता है, उसको स्कैन करते हैं तो हम लोग का पोर्टल ओपन हो जाता है, हम लोग अपने पोर्टल पे जो है वो फ़ी पे कर देते हैं सेकंड ईयर से। और जो फर्स्ट ईयर है वो आपको एजेंट के थ्रू ही करनी पड़ती है, आप लोग खुद जो है वो सेल्फ पे सबमिट नहीं करवा सकते। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कमेंट है, अब मैं सारे कमेंट के जवाब नहीं दे रही हूँ, जो बातें मैंने बता दी हैं वो दोबारा है नीचे, वो मैं नहीं सिलेक्ट करी, अब मैं वो सिलेक्ट करी हूँ जो बातें मैंने नहीं बताई हैं।
अब ये अगला कमेंट है मेरे पास, मेल एंड फीमेल हॉस्टल जो है वो कंबाइन है, ऐसा कहीं भी नहीं है। बेशक आप नॉन मुस्लिम कंट्री में भी चले जाएं, वहाँ पे भी मेल फीमेल जो है वो डॉर्म्स कंबाइन नहीं होते हैं। बिल्डिंग होती है हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि बिल्डिंग ही सेपरेट है, बॉयज़ रूम की बिल्डिंग सेपरेट है, गर्ल्स रूम की जो बिल्डिंग है वो सेपरेट है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक ही बिल्डिंग है डॉर्मेट्री की, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो डॉर्मेट्री है उसकी बिल्डिंग एक ही है, तो लेकिन उसके फ्लोर डिफरेंस होते हैं, लाइक ऊपर वाले 2 फ्लोर्स बॉयज़ के और नीचे वाले 3 फ्लोर गर्ल्स के, इस तरह से होता है। और उसका ये होता है कि फ्लोर जहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे स्टेयर्स होती है, वहाँ पे एक दरवाज़ा लगा होता है, उसके आगे गर्ल्स वाले फ्लोर पे बॉयज़ नहीं जा सकते और बॉयज़ वाले फ्लोर पे गर्ल्स नहीं जा सकती, ये रिस्ट्रिक्शन होती है। तो कहीं पे भी गर्ल्स और बॉयज़ जो है उनका डॉर्म वो इकट्ठा नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से सारे जो कमेंट्स थे यहाँ पे मेरे सामने उनके जवाब दे दिए हुए हैं, जो मुझे लग रहे थे कि काम वाले हैं और जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे बार बार मांगी जा रही थी। ऑलमोस्ट मैंने उन सब चीज़ों के जो है वो आंसर कर दिए हुए हैं। आई होप आपकी जो बहुत सारी क्यूरीज थी, क्वेश्चंस थे बहुत सारे लोगों के, वो क्लियर हो चुके हुए होंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी और मेरे सब्सक्राइबर भी बस जल्दी से कंप्लीट करवा दें, 1600 अबव हो गए, जल्दी से 2K कंप्लीट करवा दें। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।